तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साइंस और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें टोटल 29 सवाल मैं आपके लिए लेकर के फिर से आया हूँ। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, ये अब लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि देखिए लोक सेवा आयोग के जो सिलेबस के अनुसार जो आपके साइंस और कंप्यूटर के सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। तो इनको आप बिल्कुल ना छोड़ें। जैसा मैंने आपको बोला ही था कि आप इनको वन लाइनर के रूप में लिखते चलिए और इनको ना आपको याद कर लेना है। बार बार आप इनको पढ़ना है और इनको याद कर लेना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, ये ऐसा नहीं कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी है। आगामी जो भी परीक्षाएं आपके लिए आएंगी लोक सेवा आयोग की, उनमें आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, उसी क्रम में बात करते हुए आज हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वही चीज़ है, आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपना आंसर टिक करें और बाद में कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपने जो जितने आंसर आपके सही हुए हैं वो सभी आंसर हमें बताएं कि सर भाई मेरे इतने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी 3 सुमेलित होंगे, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए देख करके। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जेम्स वॉट, वाष्प का इंजन। एजी बेल, टेलीफोन। ठीक है, जे एल बेयर्ड, टेलीविजन। जे परकिंस, पेनिसिलिन। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसका जवाब बता देते हैं। इसका आंसर होना चाहिए डी। ये गलत है दोस्तों। जो पेनिसिलिन की खोज की थी वो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, आप इसको जरा नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 होनी चाहिए, या व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी होनी चाहिए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आपके सामने आपके जो पास है 5 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को एक समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की कम से कम आधी ऊंचाई का होना चाहिए वो दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सीवी रमन, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर, एच खुराना। जल्दी से बताइए ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये साइंस का भी सवाल है आपका और ये ज्योग्राफी में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्लैक होल को। ठीक है, याद रखना। और जो एक सीमा थी ब्लैक होल की जिससे हम तारों की आयु का निर्धारण भी करते हैं, इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1983 में इनको चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इसी योगदान के लिए, ब्लैक होल की खोज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को, या साधारण जल को? जल्दी से बताइए। मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसे यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब अगले 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो तांबे से, एल्यूमिनियम से, सीसा से, टंगस्टन से, किससे बना होता है? इसका जवाब मोस्टली 99% बच्चे देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान सवाल भी है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? यानी पीछे की चीजें देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समतल का, उत्तल का, अवतल का, प्रतिपितित का? प्रतिपित का किसका, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों में पीछे देखने के लिए? जल्दी से बताइए इसका जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है? जो पीछे जैसे हमारा बड़ा एरिया है उसको एक छोटे फोकस एरिया के रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी बड़ी वस्तु को छोटे में कन्वर्ट कर देता है। और प्रतिबिंब क्या बनाता है? सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण का क्या गुण है कि वो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो सीधा बनाएगा और जो वस्तु है उसके वास्तविक आकार से छोटा बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ।
वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो जो हम आपने देखा होगा कि हवा में जो हमारे गुब्बारे उड़ते हैं तो उसमें हम हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा वरीयता देते हैं, यानी उसमें हीलियम भरते हैं हम। क्यों? उसका कारण आप बताइए, इन 4 ऑप्शन में आपके सामने है, जल्दी से बताइए। चलिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है इसलिए। दरअसल क्या है, जो हीलियम गैस है ना, वो वायु के साथ संपर्क में आने पर ना जब फटेगी तो एक तरह से विस्फोटक वो नहीं बनाएगी, ठीक है। हालांकि जो हाइड्रोजन है वो अगर वायु के संपर्क में आ जाता है तो विस्फोटक के रूप में अभिक्रिया करता है। तो यही कारण है कि हम वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को प्रयोग करते हैं। हालांकि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम से भी हल्की गैस है, यानी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि विस्फोटक का कार्य करेगी इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म, मतलब 3 युग्म इसमें से गलत होंगे, सिर्फ एक सही सुमेलित होगा, उसको पहचानना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित है। 5 सेकंड का समय, जल्दी बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब आपको बता देते हैं। जो जिंक फास्फाइड है ना, हमारा फास्फाइड है ये, ठीक है, जिंक फास्फाइड, ये चूहे का विष, इसे ही चूहे के विष से रिलेटेड माना जाता है। तो इसको आप देख लीजिए, ये बिल्कुल एकमात्र सही सुमेलित युग्म है। अब सिल्वर आयोडाइड, हार्न सिल्वर, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड जो हमारा यूज होता है वो आपका कृत्रिम वर्षा के लिए यूज होता है, कृत्रिम वर्षा में, ठीक है, कृत्रिम वर्षा में। और सिल्वर क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये हॉर्न सिल्वर के लिए उपयोग होता है, हॉर्न सिल्वर, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और जो हमारा फिलोसफर ऊन है ये जिंक ऑक्साइड के लिए प्रयोग होता है, जिंक ऑक्साइड, ध्यान रखना इसको। फिलोसफर ऊन हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड के लिए यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसको भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे एक इसमें से सही सुमेलित था ये तो आप नोट करेंगी, बाकी के 3 भी आप नोट कर लेना। अब आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। और 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। इसमें से आपको जल्दी से सही जवाब देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही सुमेलित रहेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, ठीक है। जिसने डी आंसर सही मारा होगा वो देख लेना, इसको आप मिलान कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। देखिए सवाल तो कल भी था, आज भी ये सवाल आ गया है, यानी काफ़ी एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, हो सकता है इस बार भी आपके पास एग्जाम में आ जाए। जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, किसका, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, रिपीटिंग सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेन गैस एक मिश्रण है, किसका, ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और ऑक्सीजन का। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इंडेन गैस किसका मिश्रण है, यानी हम इंडेन गैस को सीधा बोल देते हैं एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ब्यूटेन का अगर मैं बात करूं तो ब्यूटेन का जो सूत्र होता है वो आपका C4H10 होता है, और आपका प्रोपेन का सूत्र होता है C3H3। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है आपका, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित में से कौन से 2 देश क्षतिग्रस्त होते हैं, ठीक है। कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1-2, 1-3, 2-3, 3-4। जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि कौन से देश ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे और कनाडा, यानी 3 और 1, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। भाई निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, CO, CO2, N2, O2। जल्दी से बताइए इसका जवाब, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए काफी।
तो दोस्तों इसमें जो है आपका CO2 बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। तो ध्यान रखना CO2, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए काफ़ी आवश्यक गैस है। H2O के साथ संपर्क में आकर के ये फिर विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाती हैं जो कि पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, किस विटामिन की होती है गोल्डन धान में, ठीक है, विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन के की। गोल्डन धान में किसकी प्रधानता या किसकी प्रचुरता आपको देखने के लिए मिलेगी? गोल्डन धान को आप हिंदी में सुनहरा चावल भी कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए की। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा गोल्डन धान में देखने के लिए मिलेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? जल्दी से बताइए भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करना है कि भाई विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ठीक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है और इस विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसे हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों में से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा होता है, ठीक है। आँख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े। बता देंगे इसको। 99% बच्चे बिल्कुल सही जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि मनुष्य के अंगों में से कौन से एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है, यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हानिकारक विकिरणों से। तो जाहिर सी बात है जो हमारे बाहर की चीज़ होगी यानी हमारी आँख होगी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी हानिकारक विकिरणों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का श्रवण करना। तो गुर्दे का, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो एक नहीं है, बाकी तो है ही है। तो जो मानव का गुर्दा होता है वो भैया आपका रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता, बाकी तीनों कार्य ये करता है। आप ध्यान रखना, मानव गुर्दे के सामान्य कार्य में रक्त में शर्करा का नियंत्रण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसके ऊपर। आंख के रेटिना की परंपरा कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? यानी आंख का जो रेटिना है अगर उसकी कैमरे से कंपेयर करें हम तो कौन से पार्ट की तुलना रेटिना से होती है कैमरे के? फिल्म, लेंस, शटर या आवरण? जल्दी से जवाब दीजिए, काफी अच्छा सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शटर, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनता है वो शटर पे बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया किसको कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी। स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या ऊष्मा संवेदना की कमी को? यानी एनोस्मिया जो एक तरह की बीमारी है उसमें क्या होता है हमारे साथ? हमारे स्वाद की क्षमता घट जाती है, हमारी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, हमारी स्पर्श संवेदना मतलब हमें कोई स्पर्श करता है तो उसका नहीं पता चलता, या हमारे शरीर को ऊष्मा लग रही है उसका पता नहीं चलता? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब चलिए मैं आपको बता देता हूं, घ्राण संवेदना की कमी को हम एनोस्मिया कहते हैं, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, मनुष्य के जो सूंघने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे इलाज के मतलब इलाज नहीं मिल पाता तो उसका नाश हो जाता है पूरी तरह से, यानी मनुष्य के सूंघने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है एनोस्मिया रोग में, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20वां आपके सामने है। कथन ए क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण आर, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 कूट आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 10 से 15 सेकंड में आपको देता हूं, थोड़ा लंबा सवाल है, सोचिए आराम से इसके बारे में। तो इसका सही जवाब चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका सही जवाब है ए गलत है किंतु आर सही है।
देखिए ए गलत है किंतु आर सही है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। हाँ, विटामिन ए जो है, देखो विटामिन ए के मुख्य स्रोतों में हरी सब्जियां भी शामिल होती है, और अगर कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसे रतौंधी हो जाएगा। हो सकता है कुछ और सोर्स से वो चीज़ें प्राप्त कर रहा हो जिससे उसे रतौंधी ना हो। मतलब ये हम कह नहीं सकते कि भाई अगर व्यक्ति हरी सब्जी नहीं खा रहा तो उसे रतौंधी हो जाएगी। यानी सीधी सीधी बात है कि हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो रतौंधी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? हिल्सा, लेबिया, गैम्बूसिया, मिस्टल। तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गैम्बूसिया मछली। ठीक है, गैम्बूसिया नामक कीटभक्षी मछली का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 84 प्रश्न की तरफ, सॉरी 21 प्रश्न की तरफ। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? मेन ये से होगा, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, प्रजनन से, वृद्धि से। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इसके ऊपर, थ्रोम्बिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है रक्त जमाव से। ठीक है, रक्त जमाव नामक शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित एक एंजाइम है, ध्यान रखना। थ्रोम्बिन क्या है? रक्त में उपस्थित एक एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर रक्त जमाव में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स होता है किसके कारण? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से। एड्स के लिए सभी को पता होगा, 100% लोग इसको सही बताएंगे क्योंकि ये काफ़ी प्रचलन में रहता है हमेशा ही सवाल, और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विषाणु से होने वाली एक बीमारी है एड्स। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना। एड्स को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और जो HIV विषाणु के कारण ये फैलता है, तो HIV की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये HIV की फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BMD परीक्षण किसके लिए किया जाता है? डेंगू की जांच के लिए, मलेरिया के लिए, ऑस्टोपोरियोसिस के लिए, एड्स के लिए। BMD परीक्षण, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। BMD क्या होता है? BMD की फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, बोन मिनरल डेंसिटी। शायद ये मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है। इसमें क्या होता है कि शरीर की हड्डियों में क्षरण प्रारंभ होने की समस्या ही, शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनमें मतलब वो गलने लगती हैं, क्षरण प्रारंभ होने की समस्या को ही ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप नोट में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। क्या बताता है? एमनियोसेंटोसिस। ठीक है, तो ये भ्रूण के लिंग के जांच का पता करने में मतलब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला, बेर। स्कर्वी रोग के इलाज में जो है भाई, स्कर्वी रोग क्यों होता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सब बता देंगे, आंवला। इसका सही जवाब हो जाएगा आंवला। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिन, ऑची, सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य सूचना विनिमय प्रणाली को प्रोटोकॉल कहा जाता है। लॉगिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान प्रमाणित कर, लॉगिन यानी log.in नहीं बोलते जिसको, log.in एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान प्रमाणित कर किसी कंप्यूटर आधारित सुविधा का लाभ ले सकता है। और आर्ची राह है ये, ठीक है। आर्ची इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा है, ठीक है, मतलब इस पर आप खोज कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर वायरस एक होता है। अगला सवाल है 27वां, फफूंद बैक्टीरिया IC7344 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक जल्दी से जवाब दीजिए।
तो दोस्तों बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाओं में सैकड़ों बार पूछा गया सवाल, हो सकता है आपसे इस बार फिर से पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। इसके बाद आपका एक लास्ट प्रश्न बचता है 29वां, लेकिन 28वें प्रश्न को नजर डालिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं? चौथी पीढ़ी की कौन सी भाषाएं हैं? पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में ये जवाब देना है कि चतुर्थ पीढ़ी जो है कंप्यूटर की, वो चतुर्थ पीढ़ी किसके अंतर्गत आती है? आईसी चिप से रिलेटेड होती है, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड होती है, या वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड होती है? किससे रिलेटेड होती है आपको चतुर्थ पीढ़ी ये बताना है। अब फिर आपको ये बताना है कि इनमें से चार ऑप्शन आपके सामने है, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की कौन सी भाषाएं हैं? जल्दी से बताइए, देख के चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका जवाब हम आपको बता देते हैं, मार लिया होगा बच्चों ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेमिस 2, फोकस, नोमाड या और ओरेकल। ये आपकी चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं कंप्यूटर की। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि? इंपॉर्टेंट सवाल है। ए ऑप्शन, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, हमारे सर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। जल्दी से इसका जवाब देना है आप लोगों को बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, जिससे जो है शरीर में प्रवाहित रक्त वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। इस कारण हमें इसका अनुभव ही नहीं होता कि हमारे ऊपर वायुमंडल का दबाव है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसा मैंने बोला है कि भाई आपने जो सवाल कर लिए होंगे सभी ने अपने आंसर भी लगाए होंगे। कितने सही किए हैं आपने, कितने गलत किए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। और इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि जो 15 सवाल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्ट ग्रुप के बच्चों के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आर्ट स्ट्रीम का जो बच्चा है उसने ना कभी साइंस पढ़ी होती, ना कभी साइंस के बारे में जाना होता, तो उसके लिए चीज़ें टफ पड़ती हैं। परंतु जैसे मैं आपको ये टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ, तो ये अब हमारी कंटिन्यूसली चलेंगी। इसमें कम से कम मैं आपको 1000 तक MCQs करा दूंगा, और 1000 तक MCQs होने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि सर इससे बाहर सवाल गया है, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। ठीक है, जिससे भाई हमें भी मोटिवेशन मिले कि यार बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।